एनसीईआरटी नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी भ्रांतियां फैलने लगती हैं। प्रश्नों का एक बाढ़ आ जाती है। नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी? कैसे पढ़ें? क्या नोट्स बनाएं? इसको याद करें? इसके फैक्ट्स को जो है वो समझें, या इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, या हम मार्केट से कोई क्रक्स ले लें? ऐसे जाने कितने क्वेश्चंस का अंबार लगा रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनसीईआरटी के महत्व, उनको तैयार करने के तरीके, उनके साथ जुड़ी सावधानियां। दोस्तों, एनसीईआरटी भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है। यदि यूपीएससी में एग्ज़ाम की तैयारी में इसके महत्व की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और तब जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। अर्थात इस समय सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से जो करना चाहती है, जो राष्ट्र को एक दिशा दिखाना चाहती है, वो एनसीईआरटी उसी के अनुरूप लिखी गई है। विद्वानों का एक पैनल है जो इसको लिखता है, और इसको लिखने का जो मकसद है वो केवल आपको फैक्ट्स देना नहीं है, साथ ही साथ आपकी बौद्धिक जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ को बढ़ाना है। समझ शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। कई बार हम कहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर ये कॉन्सेप्ट होता क्या है? जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को छठी क्लास से 12वीं क्लास तक अध्ययन करते हो तो आप देखते हो कि उसमें बच्चों के, यानी छठी क्लास के एक बच्चे के दिमाग के माध्यम से, उसके सीखने की क्षमता के माध्यम से उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे छठी क्लास का आप भूगोल उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी रहेगी, लेकिन वो जानकारी केवल कोर, मेंटल और परपटी के बारे में छोटी सी जानकारियाँ दी हैं, कार्टून के माध्यम से बात करता है। लेकिन जब वही आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत इन डेप्थ में जाता है। सीस्मिक वेव यानी भूकंप तरंगों के बारे में बात करता है, छाया क्षेत्र के बारे में बात करता है, और उसके आधार पर पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी देता है। यानी छठी क्लास में आपने देखा कि जहां उसी विषय को उससे परिचित कराया गया था 11वीं क्लास में, क्योंकि इस दौरान आप लगभग 5 सालों का एक जो है वो दायरा पार कर चुके हैं, और उसी में आपको उसके टेक्निकल, उसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं उससे आपको परिचित कराया गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो एनसीईआरटी के साथ सीधे सीधे इन्वॉल्व है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो और सीखते हो। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। सीखना एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया होता है, लेकिन हमारा स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो ढेर सारी एनसीईआरटीज़ लेकर आता है और वो लगता है कि हम इसको जल्दी से एक जो है वो एक रीडिंग मारेंगे और एनसीईआरटी हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट का यहाँ सीधा सा मतलब होता है किसी भी विषय को उसके सूक्ष्म स्तर पर तोड़ देना, यानी उसके कोर तक चले जाना, उसकी गहराई तक जाकर उसको समझना। और इसके लिए मुझे उस सब्जेक्ट के हर पहलू के साथ मेरा एक जानकारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लगभग 6 वर्षों के दायरे में प्रवाहित होती है, कक्षा 6 से 12 तक, और यहाँ पर धीरे धीरे आपको लगभग अन्य विषयों से उसको इंटरलिंक करती चली जाती है, जोड़ती चली जाती है। इस लिहाज से एनसीईआरटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, पर सावधानी ये रखनी है कि इसको बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपको बिटवीन द लाइंस, यानी कि जो बातें कही जा रही हैं उसके निहितार्थ आपको समझने हैं। आपको ना तो कोई स्कूल का एग्ज़ाम देना है, ना तो आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है। आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूपीएससी के लिहाज से इस्तेमाल करना है, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी वो है उसके निहितार्थ को समझना, इसकी मीनिंग को समझना। इसको बिटवीन द लाइंस कहते हैं, यानी कि दो बातें जो कही जा रही हैं उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, उनको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, जलवायु और वनस्पति को कैसे जोड़ा जा सकता है, मिट्टी और वनस्पति को कैसे जोड़ा जा सकता है, मिट्टी और जलवायु को कैसे जोड़ा जा सकता है, जलवायु और संस्कृति को कैसे जोड़ा जा सकता है, और इन सभी का समुच्चय बनाकर मुझे प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपको पढ़ते समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी निगाहें बिटवीन द लाइंस होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मुझे कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है।
तो मैं इसको फंडामेंटल 5 के नाम से कहता हूं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। जहां तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी यानी राजव्यवस्था की बात होती है, तो आपको 6ठी से 12वीं तक नई एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। मैं यहाँ नई एनसीईआरटी पर जोर दे रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए आप पुरानी अगर आपको उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं, बट मैं उसके लिए भी आपको नई एनसीईआरटी पर ही फोकस करूँगा। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं और वो सबसे बड़ा कारक है यूपीएससी के प्रश्नों की जो प्रवृत्ति बदल रही है, उसके अनुरूप नई एनसीईआरटी है। अब आते हैं दो और विषयों पे, साइंस और इकोनॉमिक्स। तो साइंस और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको जो बेसिक बुक्स है, इसमें जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आप छोड़ दें तो बाकी अन्य 4 किताबें जो 11th क्लास में चलती है, जो आपकी 9th क्लास में है, 10th में है, उनको आपको पढ़ना है। इसमें आपको सांख्यिकी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, भारत का आर्थिक विकास, जो मूलभूत आर्थिक अवधारणाएं हैं, उनको आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ आप साइंस की 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं, जो आपको फंडामेंटल से आपका परिचय कराएगा। यूपीएससी के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, वो बहुत डेप्थ में चली जाती है और आपको वहाँ तक टच करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी 6ठी से 10वीं तक आप अवधारणा को बहुत क्लियर कर लेंगे। तो ये रहा हमें उसको क्या पढ़ना है। अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ने में एनसीईआरटी को मैंने बताया कि ये बहुत टाइम टेकिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखोगे तो 50 से ज़्यादा किताबें आपको अध्ययन करना है, हज़ारों पेज का डॉक्यूमेंट है और इनको पढ़ने के साथ साथ आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, पीछे से आपको लिंक करना आना चाहिए। क्या करेंगे आप इसकी 3 रीडिंग सुनिश्चित करिए। पहली रीडिंग हम लोग नॉवेल लाइक रीडिंग कहते हैं, यानी आप एनसीईआरटी को रुचिपूर्वक, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, उस तरह आप बिना नोट्स बनाए, बिना किसी अपने आर्ग्यूमेंट के, आप इसको इंटरेस्ट के लिए, अपनी एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए आप इसको पढ़ जाओ। जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में कुछ तथ्य दिए हैं, वही 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। जो 9th क्लास में दिया हुआ है वही एनसीईआरटी 11th क्लास के सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कई फैक्ट्स को मैं मर्ज कर सकता हूं। ज़्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले यही गलती करते हैं, वो बुक को उठाते हैं और तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्या करें। यहाँ पर सबसे पहले जब आप एक थॉरो स्टडी के साथ जाएंगे, आप उसको नॉवेल लाइक रीडिंग करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक रिपीटेटिव हैं और किन टॉपिक को मैं स्किप कर सकता हूँ। अब आप सेकेंड रीडिंग में आते हैं और सेकेंड रीडिंग में इस दौरान आप एक काम करिए, स्टिक नोट लीजिए या एक पेन आती है उसको लें और जहाँ जहाँ कॉमन आपके चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु विज्ञान हो गया, जो पहली जो है वो शुरुआती क्लासेस में भी है, 7th क्लास में भी है और अगर वो हम जाकर 11th क्लास में भी देख रहे हैं तो वहाँ भी उसके साथ अटैच है। तो आपने दोनों को अटैच कर दिया, आपका जो काम है वो काफ़ी कम हो गया। अब आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया में आते हैं। इस दौरान आपको यह भी पता चलता है कि पर्यावरण के टॉपिक कहाँ हैं और क्लाइमेट और पर्यावरण को मैं जोड़ सकता हूं, तो आप उसको जोड़ना शुरू कर देंगे। सेकेंड रीडिंग में अब आप नोट्स बनाएंगे। आप अपने शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाइए। फ्लो चार्ट के मेथड से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके बहुत काम का रहेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो है रिवीजन करना। अब जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, आपने नोट्स बना लिया, अब आप इसकी थर्ड रीडिंग करेंगे। थर्ड रीडिंग के दौरान आप बेसिकली आप जाएंगे और पीछे से उसको रिवीजन करना शुरू करेंगे तेजी से, और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको उसमें फुलफिल करेंगे, उसको जो है वो पूरा करेंगे। तब जाकर आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग जो है, फर्स्ट जो आपकी तैयारी है वो कवर होती है। दोस्तों, ये कम्बरसम वर्क है, लेकिन ये आपके आधार निर्माण के लिए यानी फाउंडेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और यही चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व उजांग आईएएस एकेडमी की फैकल्टीज ने अपने कंधे पर लिया है।